क्या आप यकीन करेंगे कि एक गरीब चरवाहा कभी भारत का सबसे पहला सम्राट बना था? एक ऐसा लड़का जो जंगलों में गायें चराता था और एक दिन हजारों राजाओं का शासक बना। ये कोई कल्पना नहीं, ये इतिहास है। और उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक ऐसा बालक जन्मा, साहस और संकल्प के बल पर पूरे भारत को एक झंडे के नीचे ला दिया। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का वह जन्म करीब ईसा पूर्व 340 में हुआ था। वह किसी बड़े राजा का बेटा नहीं था। उसका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। कभी जंगलों में घूमता, कभी गोधन चराता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वह बचपन से ही तेज, निडर और न्यायप्रिय था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में एक सम्राट की छवि देखी। तभी उन्होंने तय किया कि यही बालक भारत का भविष्य बदलेगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी। राजनीति, निडर और न्यायप्रिय था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में एक सम्राट की छवि देखी। तभी उन्होंने तय किया कि यही बालक भारत का भविष्य बदलेगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी। राजनीति, युद्ध कला और रणनीति की। उस समय मगध पर अत्याचारी राजा धनानंद का शासन था। चाणक्य और गुप्त ने मिलकर एक विशाल योजना बनाई। कई वर्षों की मेहनत और संघर्षों के बाद उन्होंने धनानंद को हराया और मौर्य वंश की नींव रखी। चंद्रगुप्त बना भारत का सम्राट। जब सिकंदर महान भारत से लौट चुका था और रणनीति की। उस समय मगध पर अत्याचारी राजा धनानंद का शासन था। चाणक्य और गुप्त ने मिलकर एक विशाल योजना बनाई। कई वर्षों की मेहनत और संघर्षों के बाद उन्होंने धनानंद को हराया और मौर्य वंश की नींव रखी। चंद्रगुप्त बना भारत का सम्राट। जब सिकंदर महान भारत से लौट चुका था तो उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया। लेकिन चंद्रगुप्त रुका नहीं। उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई और सेल्यूकस को हराकर न केवल अपने क्षेत्र वापस लिए, बल्कि राजनयिक समझौते के तहत उसकी बेटी से विवाह भी किया। जब चंद्रगुप्त ने देखा कि उसका काम पूरा हो चुका है, तो उसने राजगद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी। अब उसका मन सांसारिक मोह से हट चुका था। उसने जैन धर्म अपना लिया और आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया। आखिरकार चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में कठोर तप और उपवास करते हुए अपने प्राण त्याग दी। यह परंपरा सल्लेखना कहलाती है। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक सम्राट नहीं था, वह एक विचार था। उसकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी चीज असंभव नहीं। एक साधारण बालक भी पूरे भारत का सम्राट बन सकता है। सम्राट बनकर चंद्रगुप्त ने न केवल युद्ध जीते, बल्कि लाखों लोगों को एक सूत्र में बांधा। उसने भारत को एक ऐसा आकार दिया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चंद्रगुप्त के मन में एक शांति की तलाश शुरू हो गई। उसे लगने लगा कि असली विजय तलवार से नहीं, अहिंसा, आत्मसंयम और त्याग से होती है। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात हुई जैन आचार्य भद्रबाहु से। भद्रबाहु एक तेजस्वी संत थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है, न कि राज्य या वैभव। चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन त्याग दिया, अपने पुत्र बिंदुसार को उत्तराधिकारी बनाया और राजमहल छोड़कर साधु बन गया। श्रवणबेलगोला की यात्रा। वह आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला पहुंचा। वहां की शांत पहाड़ियों और गुफाओं में बैठकर उसने तप किया, ध्यान लगाया और सल्लेखना, अंतिम उपवास का व्रत लिया। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसकी आत्मा और भी मजबूत होती चली गई। अंतिम दृश्य एक शांत संध्या थी।
सूरज अस्त हो रहा था। पहाड़ियों पर केवल पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। एक गुफा के भीतर एक तपस्वी ध्यानमग्न था, बिना किसी शोर, बिना किसी डर के। वह चंद्रगुप्त था, सम्राट नहीं, अब एक संत। उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। एक योद्धा से राजा, राजा से सम्राट और सम्राट से सन्यासी तक की। चंद्रगुप्त की विरासत, उसका बेटा बिंदुसार और फिर पोता अशोक महान मौर्य साम्राज्य को और ऊंचाइयों तक ले गए। लेकिन जो नींव चंद्रगुप्त ने रखी, वह भारत के इतिहास की सबसे सुदृढ़ नींवों में से एक थी। आज भी श्रवणबेलगोला की वो गुफाएं गवाही देती हैं कि कभी वहां एक सम्राट ने राज सिंहासन को त्याग कर आत्मज्ञान की राह पकड़ी थी। मौर्य वंश की विरासत। चंद्रगुप्त के बाद क्या हुआ? गुप्त के संन्यास लेने के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उन्होंने अपने पिता की तरह ही साम्राज्य को विस्तार और स्थिरता दी। बिंदुसार एक बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को भी मौर्य शासन में मिला लिया। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब बिंदुसार के बाद उनका पुत्र सत्ता में आता है, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त की विरासत का महान वारिस। अशोक एक प्रबल योद्धा और अत्यंत बुद्धिमान शासक था। उसने अपने दादा की तरह ही साम्राज्य को और भी विशाल बना दिया। लेकिन कलिंग युद्ध ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। हजारों लोग मारे गए, खून की नदियां बह गईं। युद्ध जीतने के बाद भी अशोक का दिल हार गया। तभी उसे याद आया, उसका रक्त वही है जो कभी श्रवणबेलगोला की गुफाओं में बैठकर आत्म शांति की साधना कर रहा था। वही रक्त चंद्रगुप्त मौर्य का। अशोक और चंद्रगुप्त, आत्मा से जुड़ी दो पीढ़ियां। अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति, अहिंसा और करुणा का मार्ग चुना। उसने स्तंभ लेख, गुफाएं और संदेश पूरे भारत और एशिया में फैलाए। ये सब कुछ उस विरासत का विस्तार था जिसकी नींव चंद्रगुप्त ने रखी थी। एक समापन, लेकिन हमेशा के लिए अमर। चंद्रगुप्त मौर्य अब नहीं था, पर उसकी आत्मा हर उस राजा में जीवित रही जिसने न्याय, धर्म और जनसेवा को चुना। श्रवणबेलगोला की शिलाएं आज भी उसकी मौन तपस्या को महसूस करती है। दिल्ली से लेकर काबुल और कांची तक फैला मौर्य साम्राज्य आज इतिहास की किताबों में भारत के पहले सबसे बड़े एकीकृत राष्ट्र की मिसाल है। एक बालक जो जंगलों में गायें चराता था, उसने इतिहास के पन्नों पर अपनी तलवार से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल से अमिट छाप छोड़ी। वह था चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का प्रथम सम्राट।